अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द क्लास। वीपीएस मैनेजमेंट की क्लास नंबर 3 के अंदर आप लोगों को दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँच आए। क्योंकि टेक्निकल स्किल या कुछ अनोखा सीखना हर बंदे के बस की बात नहीं होती और हर बंदे का इंटरेस्ट भी नहीं होता ऐसी चीज़ें सीखने का। तो अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और आप सीखने के लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो भाई आप लोगों के लिए एप्रिसिएशन तो बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं वीपीएस की दुनिया में, कौन-कौन से कंट्रोल पैनल अवेलेबल हैं ओपन सोर्स या पेड में, और फिर आज ऐसा करते हैं एक वेबसाइट भी होस्ट करते हैं वीपीएस पे। पहला कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करते हैं और वीपीएस पे अपनी वेबसाइट भी होस्ट करके परे मारते हैं। तो भाई चले शुरू करते हैं, टाइम आपका ज़ाया नहीं करते। सो वापस आते हैं यहाँ पे स्लाइड्स में कि भाई कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं वेब होस्टिंग के अंदर। सिंपल है कि एक वेब बेस्ड इंटरफेस होता है जो आपके वीपीएस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है विदाउट कोड। मीन्स आपने कोडिंग नहीं करनी, आपने कोई भी लिनक्स की कमांड नहीं देनी, आपने विदाउट कोडिंग अपनी वेबसाइट्स को मैनेज करना है। तो उस काम के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं कंट्रोल पैनल्स। जैसे कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए आपने विंडोज़ इंस्टॉल की, तो हम सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कोड नहीं हम लोग करते। तो सेम ऐसे ही जो आपकी होस्टिंग्स होती हैं उनमें आपको कोड नहीं करना होता, आप अपने प्रोजेक्ट्स को विदाउट एनी टेंशन बटन्स को क्लिक करके यूज़ कर पाते हैं। तो जो हमारे पास कंट्रोल पैनल्स होते हैं, जैसा कि सी पैनल एक कंट्रोल पैनल है, वो सर्वर को मैनेज करने में आपको हेल्प करता है कि आप डोमेन्स पे क्लिक करते हैं, डोमेन ऐड करते हैं, वो खुद ही ऐड हो। बैकएंड पे जो कोड की कमांड एग्जीक्यूट होनी होती है वो खुद ही कर लेते हैं। तो अब ये हमें क्या-क्या करते हैं, ये हमें वेबसाइट्स और डोमेन्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। हम लोग अपने यहाँ पे ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं, डीएनएसएल, डीएनएस वगैरह, एसएसएल, फायरवॉल सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सर्वर की परफॉर्मेंस मैनेज कर सकते हैं। तो एंड पे वही बात है कि आप सोचें कि ये एक डैशबोर्ड है जो आपकी वेबसाइट का सारा कुछ आपको देता रहता है। कंट्रोल पैनल यूज क्यों किए जाते हैं? नंबर वन, ये बिगनर फ्रेंडली होते हैं। मींस अगर आपने सर्वर पे कंट्रोल पैनल इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपको वेबसाइट्स को मैनेज करना बहुत आसान होगा। आपको हर मर्तबा वो बिट वाइज या पुट्टी वगैरह खोल के लिनक्स की कमांड के थ्रू कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका जारी सी बात है टाइम बचाएगा, आपका सर्वर सेटअप हो जाएगा क्लिक्स के अंदर, उसके बाद आपको बार बार चीज़ों को मैनेज करना नहीं पड़ेगा। फिर आप वेबसाइट होस्टिंग बिजनेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे कंट्रोल पैनल ही काम आएंगे। फिर वही वेबसाइट्स और ईमेल मैनेजमेंट आसान हो जाती है। अब हम लोग बात करें, हम लोग देखें ओपन सोर्स कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग ज़्यादातर फ्री सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ ओपन सोर्स कम्युनिटी ने ऑलरेडी वेब पैनल्स बना के रखे हुए हैं, हमें कोड भी नहीं करना, सीखना भी नहीं। हमने इन्हीं बने बनाए वेब पैनल्स को अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना है और हमने अपनी वेबसाइट्स को मैनेज करना है। और हम इन तकरीबन सारे वेब पैनल्स, जितने भी मशहूर वेब पैनल्स हैं, उनको बारी बारी इंस्टॉल करना और मैनेज करना भी सीखेंगे। तो अगर बात की जाए वन ऑफ द फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेमस वेब पैनल की, तो जाहिर सी बात है उसका नाम है कंट्रोल पैनल। ठीक है, सॉरी, जिसे आप लोग क्या कहते हो, सी पैनल। तो सी पैनल डॉट नेट पे आप जा सकते हो और इनका आप पैनल बाय कर सकते हैं। सी पैनल कॉस्टली है, नॉर्मली होस्टिंग कंपनीज में आपको यही यूज होता मिलेगा, सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि इनका स्टार्टर प्लान जो है वो $32 पर मंथ का है। मीन्स आपका सर्वर बेशक $5 का है, तो बट 32 डॉलर पर मंथ में आपको ये पैनल मिलता है जिसको यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, सी पैनल की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सी पैनल अल्टरनेटिव, अगर आप सर्च करेंगे ना, और यहाँ पे पेड ही सर्च करते हैं, पेड अल्टरनेटिव्स, तो आपके पास ये काफ़ी ऑप्शंस हैं। जैसे कि डायरेक्ट एडमिन बहुत मशहूर है, आप डायरेक्ट एडमिन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी होस्टिंग कंपनीज अभी डायरेक्ट एडमिन को अक्वायर कर रहे हैं क्योंकि ये सी पैनल से सस्ता है और फीचर्स में सी पैनल के बराबर ही है। तो डायरेक्ट एडमिन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये $5 पर मंथ में आपको प्लान मिलता है इसका। अगर आप एक 2 अकाउंट्स या 20 डोमेन्स मैनेज कर रहे हैं, 20 वेबसाइट्स आपने होस्ट करनी है, तो $5 पर मंथ में आप इसका प्लान भी ले सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ वेब डोमेन्स ही होस्ट करनी है, 20 वेबसाइट्स ही बनानी है, तो फिर इनको $5 क्यों देने हैं? क्योंकि हम लोग ओपन सोर्स यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो पैसे ले रहे हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा उसमें होगा। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इनको इंस्टॉल करना भी सीख लेंगे, बट फिलहाल हम लोग आते हैं वापस ओपन सोर्स की तरफ। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ वेब पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हैं, जिनको आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप डायरेक्टली सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सारे ओपन सोर्स हैं, फ्री हैं, ज़ीरो फीस के साथ। कुछ पैनल्स हैं जो अपना पेड वर्जन भी देते हैं, बट आप फ्री में ही वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और सारे काम आपके हो जाते हैं। जिनमें वेबमेन बहुत मशहूर है, वर्चुअलमैन, आईएसपी कॉन्फ़िग, हेस्टिया, फ्रॉक्सलर, साइबर पैनल, कंट्रोल क्लाउड पैनल, एए पैनल और ये सारे।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है क्लाउड पैनल। तो क्लाउड पैनल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ना, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे क्लाउड पैनल, तो यहाँ पे आपके पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये होस्टिंग कंट्रोल पैनल है, क्लाउड पैनल, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे इनकी सिंपल बातें समझ आ जाएंगी। आप यहाँ पे PHP, Node.js और पाइथन के प्रोजेक्ट्स को लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे 30+ vhost कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास फायरवॉल अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्शन बाय IP कर सकते हैं, IP बॉट ब्लॉकर है, बेसिक ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर है, और ये सारा कुछ इसके अंदर बिल्ट इन ऑलरेडी सेटअप है। वैसे हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें देख लें और इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है। तो इंस्टॉल कैसे करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने। तो ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो मशहूर VPS हैं उनके साथ ऑलरेडी इनको बताया गया है। तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम सीधा इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे अदर्स पे जाएंगे। तो जब आप अदर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड है कि आपके सर्वर में यूबंटू इंस्टॉल हो 22.04 या फिर डेबियन का ये वाला वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास यूबंटू हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे वो आपको तरीकाकार बता रहा है कि आप सबसे पहले अपने सर्वर में लॉगिन कर लें। तो लॉगिन हो गए तो हमने सिर्फ जाना है अपने जो वर्जन हमारा है 22.04 वाला, तो हम उस पर आ जाते हैं। आपने ये चूज़ कर लिया। नीचे आप अगर MySQL डेटाबेसेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे MySQL को चूज़ करेंगे। अगर आप MariaDB का वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप MariaDB को यूज़ कर सकते हैं। तो बैकएंड के लिए आप कौन सा डेटाबेस स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो चूज़ कर लेंगे। लाइक मैं MySQL और MariaDB दोनों के साथ फेमिलियर हूँ, तो मैं यहाँ पे MySQL के साथ ही चला जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्वर में लॉगिन करना है। सर्वर में लॉगिन कैसे करना है, ये मेरा सर्वर है और मुझे क्या करना है, बताया था मैंने, बिटवाइस SSH क्लाइंट ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे अपने सर्वर का IP और यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था। मैं लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा, न्यू ओपन। तो ये हमारे पास लॉगिन हो गया और उसके बाद हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक कमांड दी गई है जिसे वो कहता है कि कॉपी करके आप क्या कर दो, डाल दो। क्या कर दो, ये कमांड कॉपी करके डाल दो। ये कमांड कॉपी करके आप डालेंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। बट हाँ, मेरी बात याद रखिए, आप कोई भी पैनल इंस्टॉल करने लगे हैं, कुछ भी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप यूबंटू यूज कर रहे हैं या लिनक्स का कोई और फ्लेवर जैसे कि अलामा लिनक्स या सेंटोस यूज करें, सबसे पहले आपने अपने सर्वर को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने वाली कमांड आपने याद करनी। वो याद कैसे करनी है, मैं अभी कमांड आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे याद करें। वो 2 लाइनें आपने सिर्फ वर्ड याद करने, बस उसके साथ आपका सर्वर हमेशा अपग्रेड हो जाया करेगा। अपग्रेड होने के बाद आप चीजें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, करना आपने ये है, वो अपना कंट्रोल पैनल खोलना है। यहाँ पे आपके पास जहाँ लॉगिन हो गया, आपने यहाँ पे लिखना है sudo apt और क्या है, अपडेट। आप sudo apt अपडेट करेंगे तो वो सारे पैकेजेस जो अपडेट होने वाले हैं उनको गेट करके लाएगा। देखिए वो गेट करना शुरू हो गया, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे गेट कर रहा है कि ये चीज़ अपडेट हो सकती है, ये चीज़ अपडेट हो सकती है। तो वो उसको ढूंढ के ले आएगा और आपको यहाँ पे बता देगा कि मैंने ये फाइल्स ढूंढी हैं और ये काम होने वाला है। जब वो आ जाएगा तो यहाँ पे उसने कहा है कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। अभी हमें सिंपल एक और कमांड करनी है, sudo apt अपग्रेड, और -y की कमांड के साथ उसे कहना है कि यस मुझे करना है अपग्रेड। तो आप ये कमांड देंगे तो वो सारे पैकेजेस जो है उनको अपडेट कर देगा। आपका सर्वर जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे, जो भी लिनक्स की कोई भी अपडेट्स आई हुई हैं इस वर्जन की, वो सारी को लेटेस्ट पे ले जाएगा। तो आपने वक्तन फ़वक्तन, आप जब खुद का VPS यूज़ कर रहे हैं तो वक्तन फ़वक्तन को 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी आप करते हैं तो आपने इसको लाजमी अपडेट करना है सर्वर को। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे कहेंगे ठीक है जी मुझे ओके रखना है, ओके कर देंगे। सिंपल मकसद क्या, मैं क्या कह रहा था कि आपने सर्वर को अपग्रेड रखना है। सिंपल सी बात है, कोई भी माइनर सा चेंज भी लिनक्स में आया तो वो आपका सर्वर अगर अपडेटेड रहेगा तो आप सिक्योर रहेंगे, आपकी फाइल्स और सारा कुछ करेक्टली काम करता रहेगा। जैसे हम विंडोज़ को अपडेट रखते हैं वैसे ही आपने बेसिकली अपने सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे भी अपडेट रखना होता है। अब आ रहा है समझ कि वो जो होस्टिंग वाले पैसे किस चीज़ के लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस सर्वर पे आपको शेयर करके होस्टिंग दी है वो सारे काम मैनुअली खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, इसे ओके ओके कर दे बस, दैट्स इट। वो यहाँ पे सारा कुछ करके अपडेट कर दे, वो सारे काम आपके लिए खुद कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई आपसे वो पैसे चार्ज करते हैं। जब आप यहाँ पे ये कर लें तो आपको क्या करना है, सिंपल रीस्टार्ट की कमांड देनी है और एंटर कर देना है। तो सॉरी, रीबूट करेंगे तो क्या होगा, रीस्टार्ट, सॉरी गलती से हो जाए, कभी कभी हो जाता है। रीबूट की कमांड से आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका
वीपीएस है उसको बंद करके वो रीस्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा कि जो हमने अपडेट्स की हैं वो प्रॉपरली लोड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये रीबूट हो जाएगा। जब सर्वर हमारा बंद होकर चलता है तो ये वाला आपका टर्मिनल यहाँ पर डिस्कनेक्टेड नजर आएगा, आपका बंद हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी देखें वो दोबारा रिकनेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा दैट्स मीन आपका सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। अब आप टर्मिनल खोलेंगे तो आपका टर्मिनल जो है वो दोबारा आपको यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे आपको आपकी अपडेट और बाकी चीज़ें दिखा देगा। और आल्सो वो यहाँ पे आपको कहता है कि 24 वर्जन आ गया है तो उसके ऊपर अपग्रेड करने हैं। तो नहीं, हम 22 पे ही रहने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि हमारी जो रैम की कैपेसिटी है वो बहुत थोड़ी है, 1 GB रैम है, तो हम लोग ज़्यादा सर्वर लोड नहीं लेते। अब यहाँ पे हमें ये सिंपल एक कमांड मिली है जिसे आपने कॉपी करना है। ये याद नहीं करनी, ये आपको इनके पैनल की वेबसाइट पे मिल गई है। और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है राइट क्लिक से और एंटर कर देना है। तो ये आपके लिए अब क्या करेगा, खुद से एग्जीक्यूट करेगा। और डिपेंड ऑन योर वीपीएस कंपनी, जैसे कि हम लोग एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी यूज़ कर रहे हैं वल्चर, या जैसे मैंने बताया आपको आप वल्चर यूज़ करें, कॉन्टेबो यूज़ करें, आप लोग लाइनोड यूज़ करें, आप रैकनेट यूज़ करें, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी की सारी पावरफुल और अच्छी कंपनीज हैं। इनका जो नेटवर्क पोर्ट होता है बहुत पावरफुल होता है, तो ये इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करके सेटअप करने में आपको देर नहीं लगाएंगे। तो नॉर्मली कोई भी क्लाउड पैनल आप इंस्टॉल करेंगे तो 5 से 15 मिनट का टाइम आपको लग सकता है, डिपेंड ऑन योर सर्वर पावर। आपके कंप्यूटर की पावर नहीं, आपके सर्वर की पावर। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी की सारी सर्वर पे हो रही हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके। तो अगर हमारा सर्वर पावरफुल है तो यहाँ पे अभी कोई चीज़ डाउनलोड होगी तो आपको नजर आएगा काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ वो चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है। लाइक देखिए, डाउनलोड होता है बड़ी स्पीड से हो जाती है चीज़ें, 10 MB 223 MB एक क्लिक में, एक सेकंड में वो डाउनलोड करके उसने परे मारा है। तो वो डाउनलोडिंग जो हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है, इंटरनेट पावरफुल मिलता है आपको। तो आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है, जैसे ही ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा तो हमें ना डायरेक्ट यूआरएल मिलेगा जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स और सारा कुछ पोस्ट करेंगे। तो चलिए, जब तक ये हमारे पास हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपनी किसी डोमेन को यूज़ कर लेते हैं जिसको हमने इसके साथ लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्लाउडफ्लेयर अवेलेबल है। मैं क्लाउडफ्लेयर यूज़ करता हूँ डीएनएस मैनेजमेंट के लिए। आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर लें, क्योंकि आप मल्टीपल डोमेन्स को एक ही जगह मैनेज कर रहे होते हैं तो वो आसान होता है डीएनएस मैनेज करना। ओके जी, करता हूँ जी वेरीफाई, मैं इंसान ही हूँ। एक तो ये मानता नहीं है कि मैं इंसान हूँ, कभी कभी ज़्यादातर नहीं मानता यार। तो डीएनएस में आपने, अगर आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली होस्टिंग पे ऊपर, सॉरी होस्टिंग कह रहा हूँ, वेबसाइट के ऊपर लाइक नेमचीप या किसी भी जगह, तो डायरेक्ट वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं और आल्सो आप लोग यहाँ पे भी आके अपने डीएनएस मैनेज कर सकते हैं। अब मेरी ये डोमेन ऑलरेडी होस्टेड है azanx.com, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के डीएनएस में जाएं और हम लोग एक सब डोमेन को होस्ट करें डायरेक्ट उधर अपनी सर्वर के ऊपर। इस सर्वर पे हम लोग डोमेन लगाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपने ऐड रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे ए रिकॉर्ड में आप अपनी जो डोमेन लगाना चाहते हैं वो लगा लें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी डोमेन लगाता हूँ क्लाउड पैनल, क्लाउड पैनल, ठीक है, क्लाउड पैनल ए, जस्ट क्लाउड पैनल AA.azanex.com। और यहाँ पे IPv4 में आपने वो वाला IP देना है जो आपके सर्वर का IP है। तो हमारे सर्वर का IP हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे सर्वर का IP हमें मिलेगा जहाँ पे हमारा ये सर्वर है। बेसिकली यही IP होता है। तो आप जब भी डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, आप अपनी नॉर्मल होस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, तो आपने सर्वर IP देना होता है, याद है आप लोगों को। तो बेसिकली वही सर्वर IP आपका होता है। तो बेसिकली ये एक IP वो मल्टीपल लोगों की वेबसाइट्स के लिए होता है, बट यहाँ पे ये डेडिकेटेड सिर्फ मेरी वेबसाइट्स के लिए है, किसी और की वेबसाइट्स मेरे सर्वर पे होस्ट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अपना IP दूंगा और इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं इस डोमेन को ओपन करूंगा ऐसे ही cloudpanel.azanex.com, तो ये यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं करेगा फिलहाल, ठीक है, कुछ भी ओपन नहीं करेगा, एरर दे सकता है क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन हमारी पूरी हो रही है, क्योंकि मेरा सर्वर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा अभी, ठीक है। बट जैसे मेरी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है और उसके बाद मैं इस डोमेन को बाइंड कर दूंगा वहाँ पे जाके, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी इस डोमेन से मेरा पूरा होस्टिंग पैनल जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। हमने एक तो ये किया, दूसरा हम लोग एक और डीएनएस डोमेन ऐड करते हैं जिसपे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ WP क्लाउड पैनल, wp-cloudpanel.azanex.com, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अपना सर्वर IP ऐड कर देते हैं। डीएनएस अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना डीएनएस मैनेजमेंट के लिए क्लाउडफ्लेयर, तो क्लाउडफ्लेयर पे आपका जो डीएनएस है वो विद इन मिनट्स जो है प्रोपोगेट हो जाता है, मीन्स वो विद इन मिनट्स यूज़ करने के काबिल हो जाता है। जैसे ये हमारी इंस्टॉलेशन पूरी होगी तो हम इसको आसानी से यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ये 78% तक हो गया, तो जैसे ही 100% होगा आपको दिखाता हूँ कि क्या हमें आगे क्या करना है। ओके, सो जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी
तो ये आपको यहाँ पे आपका आईपी देगा लाइक दिस एड्रेस जो हमारे सर्वर का एड्रेस है लाइक 155.138 और उसके बाद आपको आपकी पोर्ट मिलेगी जिस पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने फौरी से क्या करना है, यहाँ पे आके इंटर मारना है, ये ओपन होगा, आपने इसको एडवांस सेटिंग करके प्रोसेस कर देना है, ठीक है। एसएसएल का एरर आएगा, आपने यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे आते ही आपने फौरी अपना एक एडमिन अकाउंट बना लेना है। मैं यहाँ पे एडमिन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका एडमिन अकाउंट होगा, आपने इस पे डिले नहीं करना, आपने फौरी बना लेना है, एग्री करना है और यहाँ पे अपना टाइम जोन जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आप मैनेज करना चाहते हैं जिस हिसाब से, तो आप वो वाला रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो टाइम जोन हो वो मेरे हिसाब से मैनेज हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। एशिया के अंदर कराची कहाँ गया? ये कराची, तो वो मेरे टाइम के हिसाब से मुझे वहाँ पे टाइम सर्वर का नज़र आता रहे, ठीक है। तो आपने फौरी से पहले यहाँ पे एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है और ये एक ही मरतबा बनेगा, बन गया, बस होन था टेंशन खत्म। अब आप डायरेक्टली इस लिंक पे लाइक आपके सर्वर और डबल डॉट पोर्ट के ऊपर डायरेक्ट आके अब अपने सर्वर को आप लोग यहाँ पे एज अ होस्टिंग, जैसे आप सी पैनल लॉगिन करते हैं वैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम देना है जो आपने दिया था और यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है, दैट्स इट। आपका भाई कंट्रोल पैनल लाइव हो गया। अब हमारा सर्वर जो है उसको हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप आएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसमें आपको आपकी रैम को बताया जा रहा है, आपका लोड कितना है, आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, कितनी स्पेस थी, कितना एवरेज है, सब कुछ आपको नज़र आएगा। आपका होस्टिंग का होस्ट नेम क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आईपी आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, ओके। आप इसको डार्क मोड या लाइट मोड अपनी मर्जी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एडमिन एरिया है। एडमिन एरिया में आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। आप एक और यूज़र ऐड करना चाहते हैं जिसको आप यहाँ पे किसी एक वेबसाइट के साथ स्पेसिफिक कर सकते हैं कि वो सिर्फ उसी वेबसाइट को मैनेज कर सके, तो वो लॉगिन करके सिर्फ उसी वेबसाइट को मैनेज कर पाएगा। बेसिकली आप इसको रीसेलिंग के लिए या मल्टी क्लाइंट्स को नहीं बेच सकते इस सर्वर को, अगर आप कंट्रोल पैनल क्लाउड पैनल यूज़ करते हैं। बट ये है कि अगर आप एक टीम मेंबर हैं और आप 10-12 वेबसाइट्स मैनेज करते हैं और आप हर वेबसाइट के लिए अलग यूज़र को देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ इवेंट्स में आपने जो जो चीज़ें परफॉर्म लेटेस्ट की होंगी आपको वो नज़र आएंगी। इंस्टेंसेस में आपकी जितनी भी लाइक MySQL, Nginx और यहाँ पे PHP के मॉडल्स और सारी चीज़ें, आप यहाँ से इनको रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी आप बेसिक सेटिंग्स भी कर सकते हैं। बैकअप्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने सर्वर का बैकअप लगा सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मेरा गूगल ड्राइव पे बैकअप हो, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ से सेटअप कर देंगे तो आपके बैकअप्स ऑटो जाते रहेंगे। तो ये कैसे करते हैं वो आगे जाके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं फायरवॉल के, और यहाँ पे बेसिक ऑथ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स है तो सेटिंग्स में आप जनरल सेटिंग्स है और यहाँ पे डेटाबेस सर्वर। जनरल सेटिंग में ये सबसे पहले आपको कह रहा है कि आप अगर यहाँ पे नंबर की बजाय डायरेक्ट डोमेन से एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एक डोमेन बनाई है क्लाउड पैनल AA.azanex.com, तो आप सीधा वो दे सकते हैं .azanex.com। तो अगर आप इसको दे के यहाँ पे सेव कर देंगे और अगर आपने वहाँ पे ए रिकॉर्ड में उसका आईपी डाला होगा तो ये डोमेन हमारे इसके साथ लिंक हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें लॉगिन करना है ना तो हमें इस एड्रेस पे आने की ज़रूरत नहीं है, ये जो नंबर वाला एड्रेस है, हम सीधा सीधा डायरेक्ट ये डोमेन ओपन करेंगे तो भी हम इसी जगह पे लैंड करेंगे। तो ये आसान है मैनेज करने के लिए, याद करने के लिए, ओके। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अब बात वही है, आप यहाँ पे लॉगिन डायरेक्ट करें तो आपका लॉगिन हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, सीधा यहाँ पे लॉगिन कर लें आप, ठीक है। बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा और आप फिर इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट अपने इस एड्रेस से भी अपनी पैनल को मैनेज कर सकते हैं। अब सर्वर हमारा रेडी है, बेशक आप इस चीज़ को अब बंद कर दें फिलहाल के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको प्रोग्रामेटिकली कुछ भी नहीं करना है। अब आपका सर्वर ऐसे ही VPS हो गया है जैसे आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, क्लिक के साथ सारा काम होगा। कैसे? अब नई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, ऐड अ वेबसाइट, क्या बनाना चाहते हो? वर्डप्रेस की वेबसाइट है, PHP की है, Node.js की है, HTML की स्टैटिक है, रिवर्स प्रॉक्सी बनानी है, पाइथन, कौन सी वेबसाइट है? तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा डोमेन दे दे, तो हमने यहाँ पे इसके लिए भी डोमेन बनाई थी WP क्लाउड पैनल। तो मैं यहाँ पे डोमेन या सब डोमेन जो भी है आपकी वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे वर्डप्रेस का टाइटल तो लाइक मैं यहाँ पे इसको कहते हैं लर्न विद लियाकत। यहाँ पे साइट यूज़र नेम बनेगा तो हर वेबसाइट का अपना यूज़र बनेगा जिसको आप बाद में अपने किसी भी
पार्टनर को या अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को, दोस्त को, किसी को भी शेयर कर सकते हो कि वो आपके पैनल पे लॉगिन करके मैनेज कर सके। तो यहाँ पे हम लोग ये यूज़र नेम हम लोग सेम रहने देते हैं, पासवर्ड भी अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं और मैनुअल भी दे सकते हैं। ये वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का होगा। तो मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी एडमिन ईमेल, लाइक जो वर्डप्रेस पे एडमिन ईमेल लगेगी, और मल्टी साइट है या सिंगल, तो मैं इसको सिंगल साइट रख के क्रिएट कर दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पे डीएनएस में आपने बस ए रिकॉर्ड में ये चीज़ डाली होगी तो आपका ऑटोमेटिकली वो डोमेन हमारे पास हमारे सर्वर से भी लिंक हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन हो गई। अब अगर हम लोग अपने डोमेन को ओपन करें, लाइक गो करें, यू विल सी दैट हमारे पास हमारी जो डोमेन है, सब डोमेन, वो एक्टिव है। इस पे एसएसएल मिस है। तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। अब हमें एसएसएल कैसे इंस्टॉल करना है? अब अगर हम दोबारा साइट्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट हमें नजर आएगी। आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी। लाइक अब यहाँ से PHP का वर्जन चेंज कर सकते हैं, तो लेटेस्ट 8.4 भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप वही जो मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी आपकी मेमोरी लिमिट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम्स और सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आल्सो यहाँ पे पेज स्पीड को बूस्ट करने के लिए आप इसे ऑन कर सकते हैं, कैशे पर बना लेगा। डेटाबेसेस में यहाँ पे आपकी डेटाबेस हो रही है जिसे आप डायरेक्ट मैनेज करेंगे तो वो आपका वही PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप नॉर्मल होस्टिंग मैनेज करते हैं। सारी चीज़ें वैसी हैं। वार्निश कैशे है, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट की कैशे ले लेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। SSL TLS में आप SSL मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट सर्टिफिकेट का। अगर आप ये करते हैं तो आप अपना खुद का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें तो आप फ्री का वेबसाइट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं लेट्स एनक्रिप्ट का। तो न्यू लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट लगाएं, क्रिएट कर दें। ये ऑटोमेटिकली आपका SSL बना के इंस्टॉल कर देगा, जो कि हर 3 महीने बाद ऑटो रीन्यू होता रहेगा। आपकी टेंशन ही खत्म, फ्री में आपको SSL मिल जाएगा आपकी वेबसाइट्स के लिए इसके अंदर अवेलेबल। अब हमारा SSL लग गया तो दोबारा अगर हम लोग डोमेन ओपन करेंगे तो अब वो जो एरर था वो खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा SSL भी ऑन हो गया। सिक्योरिटी है तो यहाँ पे आप IP ब्लॉक कर सकते हैं, बॉट्स को ब्लॉक करना कर सकते हैं, बेसिक ओथ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं अपनी IP की, और क्लाउडफ्लेयर को ऐड कर सकते हैं। अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर ओनली, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो क्लाउडफ्लेयर के साथ के थ्रू अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिवाय क्लाउडफ्लेयर के कोई और बंदा आपकी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर ओपन नहीं कर पाएगा। सॉरी, क्लाउडफ्लेयर के रूट के थ्रू आएगी ट्रैफिक, डायरेक्ट आपकी ट्रैफिक जो है वो सर्वर पे एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। SSH यूज़र और FTP यूज़र ऐड कर सकते हैं। ये इसका फाइल मैनेजर है क्लाउड पैनल का, जहाँ पे आप अपने सारी htdocs के अंदर यहाँ पे आपकी सारी वर्डप्रेस की फाइल्स और बाकी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बैकअप्स और बाकी चीज़ें भी होती हैं। क्रॉन जॉब्स आपने बनानी है तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं, और यहाँ पे लॉग्स हैं जिनमें आपके Nginx लॉग, सर्वर लॉग्स और आपके PHP के लॉग्स आपको नजर आएंगे, कोई एरर्स वगैरह होंगे तो। और ये आपकी वेबसाइट जो है वो हमने विद इन सेकेंड्स जो है वो सर्वर पे क्लाउड पे होस्ट कर दी है। तो यहाँ पे अब हम लोग अपनी लॉगिन भी कर सकते हैं, सिंपल। तो आप स्पीड देख रहे हैं, फास्ट है, कनेक्शन सर्वर कुछ भी स्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप डेडिकेटेड सर्वर पे है। डेडिकेटेड सर्वर से हमारा डेडिकेटेड सर्वर होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेडिकेटेड सर्वर है इसमें 1 CPU का कोर है, 2 GB की रैम है, और ये हमारा खुद का सर्वर है। इस पर कोई लिमिट हमें नहीं है। तो ये था बेसिक लेक्चर कि आप कैसे किसी भी कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो हमने एक कंट्रोल पैनल यहाँ पे आसानी से इंस्टॉल कर लिया है। तो कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना आपको आ गया, जिसमें हमने सबसे पहले क्लाउड पैनल को इंस्टॉल किया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम किसी और पैनल को इंस्टॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन कंट्रोल पैनल्स को मैनेज करना, इनके बैकअप्स लेना, सब कुछ हम सीखेंगे। तो अब आप लोग आज का लेक्चर अगर फॉलो कर लेते हैं तो अब काबिल हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो शुरू करते हैं ना। जिस बंदे ने भी वर्डप्रेस पे काम करना है, ब्लॉगिंग करता है, उसके लिए क्लाउड पैनल इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल पैनल फॉर VPS। इससे अच्छा और सिंपल है ही कोई नहीं। क्यों? इतना सिंपल तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप इसमें ईमेल सर्वर आपको नहीं मिलता। तो ईमेल सर्वर आगे जाके हम सीखेंगे कि ईमेल सर्वर्स कैसे ऐड करते हैं, और अगर हमने ईमेल मैनेजमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो बात की बात है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो भाई ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी का आइकन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको विदाउट टेंशन मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।